सोचिए जरा, दुनिया के किसी एक कोने में हुआ एक सैनिक संघर्ष आपकी जेब पर कैसे असर डाल सकता है। चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं कि कैसे फारस की खाड़ी में भड़की एक चिंगारी ने एक ऐसे वैश्विक आर्थिक संकट को जन्म दिया जिसने हम सबको हिला के रख दिया। तो कहानी में सीधे चलते हैं। 28 फरवरी की सुबह अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया। दोपहर होते होते ईरान ने जवाबी मिसाइलें दागनी शुरू कर दी और अचानक आम नागरिक निशाने पर आ गए। उसी शाम तेल-अवीव की एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल गिरी और इस संघर्ष में पहले इजरायली नागरिक की जान चली गई। और फिर 1 मार्च की सुबह तक जो हुआ वो सबसे दिल दहला देने वाला था। बेत शेमिश के एक सिनेगॉग पर हमला हुआ जिसमें 9 बेगुनाह लोग मारे गए। ये विनाशकारी हमले हमें सीधे हमारे पहले हिस्से में ले जाते हैं, युद्ध की शुरुआत और उसकी भयानक मानवीय कीमत। ईरान का जवाब, उसका पैमाना ही चौंकाने वाला था। 300 मिसाइलें, ये एक जबरदस्त हमला है। और ऊपर से क्लस्टर बमों का इस्तेमाल, मतलब एक ऐसा हथियार जिस पर 100 से ज्यादा देशों ने बैन लगाया हुआ है। ये दिखाता है कि यह संघर्ष कितना क्रूर हो चुका था। इन हमलों के जवाब में इजराइल के पास एक अविश्वसनीय मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है। इसे एक अभेद्य कीले की तरह समझिए। सबसे बाहरी दीवार है एरो सिस्टम, जो ईरान से आने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों को आसमान में ही खत्म कर देता है। अगली परत है डेविड्स स्लिंग, जो मीडियम रेंज के खतरों को संभालती है। और आखिरी सुरक्षा कवच आयरन डोम कम दूरी के रॉकेटों को रोकता है। ये वाकई एक बहुत ही हाईटेक और घातक खेल है। लेकिन जंग सिर्फ मैदान पर नहीं लड़ी जा रही थी। अब देखते हैं कि कैसे इस संघर्ष ने दुनिया की आर्थिक जीवन रेखा को ही जाम कर दिया। अब ये हॉर्मोज़ जल डमरू मध्य है क्या? इसे समझिए दुनिया की सबसे जरूरी समुद्री सड़क। ये फारस की खाड़ी से बाहर निकलने का एक लौता रास्ता है, जिसका मतलब है कि इस इलाके का लगभग सारा तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और ये स्लाइड दिखाती है कि ये रास्ता कितना ज्यादा अहम है। जरा सोचिए, हर रोज पूरी दुनिया का 20% कच्चा तेल और 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से गुजरता है। ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है। तो जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, असर फौरन और जबरदस्त। इस रास्ते से समुद्री ट्रैफिक 70% से भी ज्यादा गिर गया। मतलब ग्लोबल ट्रेड एक तरह से रुक सा गया। अब देखते हैं कि कैसे समुद्र में आई इस एक रुकावट ने दुनिया भर के बाजारों में एक आर्थिक सुनामी ला दी। इसका सबसे पहला और सीधा असर कहाँ महसूस हुआ? पेट्रोल पंप पर। ब्रेंट क्रूड, जो तेल की कीमतों का ग्लोबल बेंचमार्क है, $110 प्रति बैरल के पार चला गया। ये कुछ ही दिनों में 15% से ज्यादा की छलांग थी। यानी रातों रात दुनिया भर के लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया। और ये डर, आप जानते हैं, बहुत तेजी से फैलता है। ये सीधे दुनिया भर के शेयर बाजारों में फैल गया। अमेरिका में डाउ जोन्स 400 पॉइंट से ज्यादा गिर गया। एशिया में जापान का निक्की 2% से ज्यादा लुढ़क गया। और दक्षिण कोरिया के बाजार ने तो 2008 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट देखी। ये कोई एक देश की बात नहीं थी, ये एक ग्लोबल पैनिक था। सिर्फ जमीन और समुद्र ही नहीं, आसमान में भी पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई थी। खाड़ी के ऊपर का एयर स्पेस बंद होने से रोजाना 4000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। इसने दुनिया के सबसे व्यस्त ट्रैवल हब्स में से एक को पूरी तरह से ठप कर दिया, जिससे लाखों यात्री जहां के तहां फंस गए। और जो लोग सामान भेजने के लिए हवाई जहाज़ों पर निर्भर थे, उन्हें भी भारी झटका लगा। सोचिए, किसी अस्पताल को जरूरी दवाइयां मंगवानी है और अचानक हवाई भाड़ा 400% तक बढ़ जाए। दवाओं जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई चेन बुरी तरह से टूट गई। तो ये सब तो थे बड़े बड़े इकोनॉमिक आंकड़े, लेकिन सवाल ये है कि इसका आम आदमी की जेब पर क्या असर हुआ। चलिए देखते हैं कि ये सब हमारे घर तक कैसे पहुंचा। अब यहाँ एक सवाल है जो शायद आपको चौंका दे। खाड़ी में छिड़ा एक युद्ध दुनिया भर में किराने का बिल कैसे बढ़ा सकता है? जवाब आपकी सोच से कहीं ज्यादा सीधा है। देखिए, इसका जवाब छिपा है फर्टिलाइजर यानी खाद में। ये स्लाइड दिखाती है कि खाड़ी का ये इलाका हमारी फूड सप्लाई चेन के एक बहुत जरूरी हिस्से के लिए कितना अहम है। दुनिया का 45% सल्फर यहीं से आता है। यूरिया और डीएपी जैसे जरूरी खाद के सबसे बड़े निर्यातक भी कतर और सऊदी अरब ही हैं। तो जब शिपिंग रुकी तो इसका सीधा असर पड़ा खेतों पर। पहले ही हफ्ते में यूरिया की कीमतें 19% और डीएपी की 5% बढ़ गईं। ये दुनिया भर के किसानों के लिए लागत में एक विनाशकारी बढ़ोतरी थी, जो पहले से ही बहुत कम मार्जिन पर काम करते हैं।
तो अब पूरी कहानी को जोड़ते हैं। ये एक चेन रिएक्शन है जो सीधा आम आदमी के जेब तक पहुंचता है। देखिए, संघर्ष की वजह से शिपिंग रुकती है, जिससे किसानों के लिए खाद और एनर्जी की लागत बढ़ जाती है, जिससे खाने पीने की चीजें बनाना महंगा हो जाता है, और आखिर में हम सभी को किराने की दुकान और पेट्रोल पंप पर ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट अपने साथ कुछ अप्रत्याशित अवसर भी लाता है। हमारे आखिरी हिस्से में आइए देखते हैं कि कैसे इस संकट ने एक हैरान करने वाले लंबे समय के बदलाव को जन्म दिया। ये कोट इस पूरी सोच को बहुत अच्छे से समझाता है। जब पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जिन पर हम निर्भर हैं अचानक अविश्वसनीय हो जाते हैं, तब रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ पर्यावरण के लिए एक अच्छा विकल्प नहीं रह जाती, वो देश की ऊर्जा सुरक्षा की अनिवार्यता बन जाती है, यानी राष्ट्रीय अस्तित्व का सवाल। और इस बदलाव को समझने के लिए भारत का उदाहरण सबसे अच्छा है। तेल की आसमान छूती कीमतों और सप्लाई की अनिश्चितता ने भारत को एक मुश्किल चुनाव करने पर मजबूर कर दिया। या तो अस्थिर आयात पर निर्भर बने रहें, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपने बदलाव की रफ्तार को तेज कर दें। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। और ये टेबल उस कहानी को बहुत अच्छे से बताती है। हाँ, शुरुआत में शॉर्ट टर्म में बैटरी स्टोरेज सिस्टम की बढ़ती लागत की वजह से कुछ मुश्किलें जरूर आईं, लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म में इसका असर पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा सप्लाई चेन को सुरक्षित करने और अस्थिर विदेशी स्रोतों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए रणनीतिक कदम उठाता है। लंबे समय में ये संकट भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य अब मंजिल नहीं, बल्कि बस एक शुरुआत बन गया। देश में सोलर पैनल बनाने का काम तेजी से बढ़ा और भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने बल्कि ग्लोबल बाजार में एक बड़ा सप्लायर बनने की राह पर चल पड़ा। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है। संकट यकीनन हमारी कमजोरियों को उजागर करते हैं, लेकिन शायद अप्रत्याशित तरीकों से वे हमें उस भविष्य की ओर तेजी से धकेलते हैं जिसे हमें वैसे भी बनाना ही था। वे हमें दिखाते हैं कि जब जरूरत पड़ती है तो हम असल में कितने लचीले हो सकते हैं।